नमस्कार। भारत के नए संसद भवन की बिल्डिंग त्रिकोणाकार प्लॉट पर त्रिकोणीय ही बनेगी। बिल्डिंग के कोनों को घिस दिया जाएगा, उनकी चैम्फरिंग कर दी जाएगी, जैसे वर्गाकार ताजमहल की कर दी गई है। वास्तु के अनुसार किसी भी डिज़ाइन के लिए किसी भी कंस्ट्रक्शन में 7 स्टेप्स बनते हैं। तो पहला स्टेप होता है शहर का चयन, शहर के लिए स्थान और भूखंड का चयन। दूसरा है उसके अंदर प्लॉट, कोई भी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी वास्तु तैयार करना है तो उसके लिए भूखंड चाहिए, भूखंड का चयन। तीसरा स्टेप होता है भवन का परकोटा या चार दीवारी, उसका निर्माण, जिसको हम बाउंड्री वॉल कह सकते हैं, एनक्लोजर कह सकते हैं। चौथा स्टेप है अंदर का निर्माण, अंदर जो रियल कंस्ट्रक्शन होनी है वो चौथा। पांचवा स्टेप होता है हर कक्ष को, जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हर एक रूम है, हर स्पेस है, उनको वास्तु के अनुसार अरेंज करना। छठा स्टेप होता है फिर फर्नीचर। वास्तु में कहता है ना भूमि प्रासाद शयनम, तो पहला है भूमि का चयन, फिर प्रासाद यानी बिल्डिंग, और तीसरा है शयनम यानी फर्नीचर। तो फर्नीचर उपयोग के हिसाब से होगा, किसने यूज़ करना है, जो एंड यूज़र होगा उसके हिसाब से डिज़ाइन होगा। और 7वें नंबर पे फिर आता है आर्टिकल्स, वस्तुएं, वस्तुओं का शास्त्र भी है वास्तुशास्त्र। तो वस्तुएं भी यूज़ के हिसाब से डिज़ाइन होती हैं, परचेज की जाती हैं। तो वास्तु में मैंने बताया आपको 7 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, शहर बसाना है, गांव कस्बा बसाना है, उसके लिए स्थान का चयन और फिर ज़मीन का चयन। तो वास्तु में बहुत बड़ा आपने एरिया सिलेक्ट किया, उससे आप धीमे धीमे बिल्डिंग पर, बिल्डिंग से फिर फर्नीचर और वस्तुओं पर आ रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, फ्रॉम होल टू पार्ट। वास्तु में, आर्किटेक्चर में, सिविल इंजीनियरिंग में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन में, जो ये सब वास्तु के ही पार्ट है, इन सब में जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वो है फ्रॉम होल टू पार्ट। समष्टि से व्यष्टि की ओर, प्रकृति से पुरुष की ओर, ब्रह्मांड से पिंड की ओर, बाहर से अंदर की ओर। तो अब अगर हम लें संसद भवन की बात करें, नई बनने वाली संसद भवन की बात करें, तो सिटी बस चुका है। लुटेंस जोन पहले से डिसाइडेड है। भारत में केवल नई दिल्ली में ही संसद भवन बननी है, क्योंकि वहीं पर ही राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास में अब उपराष्ट्रपति भवन भी वहीं बनना है और प्रधानमंत्री निवास भी वहीं बनना है। तो सिटी डिसाइडेड है। उसके बाद आइए दूसरा, मैंने बताया था प्लॉट, भूखंड, स्पेस, जहाँ पर नई संसद भवन बननी है, वो अभी भूखंड जो है वो रोम्बस शेप का है, विषम कोणीय कह सकते हो आप, या तिर्यक वर्ग, जिसमें के अपोजिट्स एंगल बराबर होते हैं, लेकिन 2 एंगल अधिक कोणीय हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं, और 2 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता है, जो कि आइडियली होना चाहिए। तो ये जो रोम्बस शेप का प्लॉट है, या डायमंड शेप का प्लॉट भी कह देते हैं इसको, अगर इसके 2 ट्रायंगुलर पार्ट करें हम, तो पश्चिमी त्रिकोणाकार भाग में अभी गोलाकार संसद भवन है, एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कि 1921 से 1927 के बीच में लगभग बनी थी। और जो ये रोम्बस या डायमंड शेप के प्लॉट का ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी त्रिकोणीय भाग है, इसमें नई त्रिकोणाकार संसद भवन बनने जा रही है। पहली इमारत के जो गोलाकार इमारत है उसके पूर्व की ओर बनेगी ये ट्रायंगुलर शेप की संसद भवन। प्लॉट या भूखंड पहले से ही डिसाइडेड है। अब जो नई त्रिकोणाकार संसद भवन बनने जा रही है उसके लिए प्लॉट या भूखंड पहले से डिसाइडेड है। यानी नई संसद भवन की बिल्डिंग पूरी तरह से कस्टमाइज होनी है, यानी भारत सरकार की नीड्स के अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन तैयार किया जाना है। डिसाइडेड है प्लॉट। अब तो इस प्लॉट के बारे में और नई बनने वाली ट्रायंगुलर शेप की बिल्डिंग के बारे में अब हम बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह ट्रायंगुलर प्लॉट और इसमें जो ट्रायंगुलर संसद भवन की बिल्डिंग बनेगी, ये देश के लगभग 137 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए कैसी साबित होगी, क्योंकि मूलतः देश की संसद और उसमें बैठे माननीय सांसद ही देश की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले प्लॉट के त्रिकोणीय आकार के बारे में वास्तुशास्त्र क्या कहता है यह जानते हैं, बिल्डिंग बाद में डिस्कस करेंगे। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार त्रिकोणीय आकार, प्लॉट का त्रिकोणीय आकार कितना शुभ या अशुभ है, यह हम
वास्तु के 7 क्लासिकल टेक्स्ट से, वास्तु के 7 मान्य शास्त्रीय ग्रंथों के संदर्भ से गहराई में जानेंगे। मैं यहाँ केवल अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं वास्तुशास्त्र के जो बहुत मान्य ग्रंथ है उन्हीं को आधार बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैं मतम, जो कि वास्तु का बहुत ही मान्य ग्रंथ है। मैं मतम के तृतीय अध्याय के 12वें श्लोक में हमें मिलता है, वृत्त त्रिकोण विषमा वज्राभा कच्छप उन्नता। इसका क्या मतलब है? ऋषियों ने ऐसे भूखंड को त्याज्य माना है, डिस्कार्डेबल, जो गोल है, जो त्रिकोणीय है, अनियमित आकार का मतलब इरेगुलर शेप का है, या वज्र के समान आकार का है, या कछुए की पीठ की तरह बीच में से ज़्यादा उठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं मतम त्रिकोणीय भूमि को एक्सेप्ट नहीं करता, शुभ नहीं है मैं मतम के अनुसार त्रिकोणीय प्लॉट। फिर आइए दूसरा वास्तु का ग्रंथ विश्वकर्म प्रकाश। विश्वकर्म प्रकाश के पहले अध्याय के 28वें श्लोक में मिलता है हमें, तिकोनी भूमि आवास के लिए त्याग देनी चाहिए, अच्छी नहीं है ये। विश्वकर्म प्रकाश के ही पहले अध्याय के 44वें श्लोक में मिलता है, तिकोनी भूमि पुत्र हानि करती है। तो किसी भी देश के लिए पुत्र कौन हुए? जनसंख्या, हमारे सभी लोग, देश के लोग। तो क्या हम ये माने कि इस ट्रायंगुलर प्लॉट पे बनने वाली ट्रायंगुलर शेप की बिल्डिंग कुछ ऐसे डिसीजन लेगी, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाएगी कि जनसंख्या हमारी कम हो सके? क्योंकि जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आप देखिए, भारत की जनसंख्या लगभग 137 करोड़ हो चुकी है, और जबकि चीन की जनसंख्या 140 करोड़ है, और चीन का भौगोलिक क्षेत्र हमसे 3 गुना ज़्यादा है। चीन का भौगोलिक क्षेत्र 3 गुना ज़्यादा है, और फिर भी उसकी जनसंख्या केवल 3 करोड़ ज़्यादा है हमसे। और आगे क्या कहा है विश्वकर्म प्रकाश के 44वें श्लोक में? राज्य पक्ष से दंड मिलता है। अब राज्य पक्ष तो खुद ही सरकार है, तो क्या संसद सदस्यों के लिए ही अधिक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए जाएंगे? या हम ये कहें कि इस ट्रायंगुलर शेप के प्लॉट में बनी हुई ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग में बैठ के डिसीजन लेने वाले लोग, वो लोगों के लिए अधिक आक्रामक होंगे, अधिक दंडात्मक प्रावधान किए जाएंगे? तो ट्रायंगुलर शेप का ये सब असर बताया गया है। अब आगे तीसरा जो वास्तु का ग्रंथ मैं लेने वाला हूँ वो है वास्तु मंडनम। वास्तु मंडनम के तृतीय अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, एक द्विशक्टाकारम त्रिकोणम रसकोणकम वज्र त्रिशूल भुजगाकारम कर्णाधिकम त्यजेत। मतलब एक या 2 चक्रों का आकार हो, त्रिकोणाकार हो, 6 कोनों का षटकोण का आकार हो, वज्राकार हो, त्रिशूल आकार हो, सांप जैसा सर्पाकार हो, अधिक कोणीय मतलब 4 से ज़्यादा कोने या तीखे कोने निकले हुए, ऐसा पुर त्याज्य होता है, मतलब अच्छा नहीं है ऐसा शहर। जो शहर पर एप्लीकेबल है, शहर के लिए बड़े भूखंड पे एप्लीकेबल है, वो छोटे भूखंड पे भी एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट इसमें भी बढ़िया नहीं बताया। फिर आ गया ये वास्तुसार, एक और ग्रंथ है, इसमें बिल्कुल वही बातें कही गई हैं जो वास्तु मंडनम में अभी हमने डिस्कस की हैं, और इसमें सबसे पहले त्रिकोणाकार को लिया है। त्रिकोणाकार, षटकोण, 1 और 2 छकड़े का आकार, वज्राकार, त्रिशूलाकार, अधिक कोणीय, ये 7 प्रकार के पुर त्याज्य हैं, अच्छे नहीं हैं, शुभ नहीं है। फिर आइए 5वां ग्रंथ लेते हैं वास्तु शास्त्र का, यह है राजवल्लभ। राजवल्लभ ग्रंथ के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में हमें मिलता है, वहने भीतिकरम त्रिकोण नगरम षटकोणकम क्लेशदम कर्णाधिक अर्थ क्षयो। मतलब त्रिकोणाकार नगर में अग्नि भय रहता है। त्रिकोण जो आकार है वो बेसिकली फायर का है। वास्तुशास्त्र में भी, फेंग शुई में भी ट्रायंगल शेप जो है वो फायर एलिमेंट मानी जाती है। तो त्रिकोणाकार नगर में अग्नि भय रहता है। षटकोणीय यानी 6 कोनों वाले नगर में कलह या झगड़े रहते हैं। तीखे कोने होने या 4 से अधिक कोने होने पर धन की हानि होती है। छठा वास्तुशास्त्र का मान्य ग्रंथ जो है वो लेते हैं हम, वो है अपराजित परीक्षा। अपराजित परीक्षा के 73वें अध्याय के 18 से 24 श्लोक में ये सब आकृतियों के बारे में, अशुभ आकृतियों के बारे में मिलता है। तो उसमें कहा है त्रिकोणाकृति का पुर, ट्रायंगुलर शेप का शहर है जो, उसको अग्निद कहते हैं। और इसमें रहने से क्या होगा? सदा अग्नि भय बना रहता है, आग का डर बना रहता है। 6 कोनों की आकृति वाला नगर है जो, वो वायुव कहलाता है, और ये भी बहुत कष्ट देने वाला होता है। ये मैं 6 कोनों वाला भी साथ क्यों लेके चल रहा हूँ? क्योंकि ये जो ट्रायंगुलर
बिल्डिंग बनने वाली है, इसके अंदर एक शेप हेक्सागोनल भी होने वाली है, 6 कोनों वाली भी होने वाली है। उसके बारे में अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे हम। आगे उसमें क्या कहा है, अधिक कोणों की आकृति वाला कर्णिक नाम का पुर होता है। कर्णिक, इस पुर में प्राय अकाल पड़ते रहते हैं और प्रजा दुखी रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा तीखे कोने नहीं होने चाहिए और 4 से ज़्यादा कोने नहीं होने चाहिए। ये तीनों प्रकार की आकृतियाँ कौन सी, त्रिकोण आकृति, 6 कोणों वाली आकृति और अधिक कोणों वाली आकृति महादोष कारक कही गई हैं और भयावह यानी डर पैदा करने वाली हैं। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि संसद या सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था का लोगों में कुछ डर पैदा होगा? क्योंकि इस जो प्लॉट है, भूखंड है, उसका आकार ट्रायंगुलर है, उसमें बनने वाली बिल्डिंग का आकार ट्रायंगुलर होने वाला है। फिर 7वां वास्तु का जो ग्रंथ है वो जो मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ वो है मनुष्यालय चंद्रिका। मनुष्यालय चंद्रिका के पहले अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, त्रिकोणीय भूमि आवास की दृष्टि से त्याज्य जाननी चाहिए। मतलब इसको त्याग देना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए, ये भूमि अच्छी नहीं है त्रिकोणीय भूमि रहने के लिए। इस तरह हमने वास्तु के 7 ग्रंथों के कंटेक्स्ट में देखा कि ज़्यादातर वास्तु के ग्रंथ त्रिकोणीय भूमि पर शहर या भवन बनाने के पक्ष में नहीं है। क्या यह विडंबना नहीं है कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र हमारे इंडिया यानी भारत को भौगोलिक क्षेत्र में विश्व के 7वें सबसे बड़े राष्ट्र को 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वाले भारत को 100 वर्षों के बाद बनने वाली नई संसद भवन के लिए लुटियंस जोन में बस एक त्रिकोणीय प्लॉट ही मिला? इस बारे में आप क्या कहते हैं? आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। अगली वीडियो में मैं नई त्रिकोणाकार संसद भवन की वास्तु की डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैंने केवल प्लॉट की चर्चा की है, अगली बार मैं भवन की चर्चा करूंगा जो उसमें ट्रायंगुलर शेप की बिल्डिंग बनने वाली है, उसके बाद अंदर जो शेप्स होंगी। और इसी तरह हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वास्तु के मान्य ग्रंथों के सुदृढ़ आधार पर त्रिकोणीय एनक्लोजर यानी 4 दीवारी और त्रिकोणाकार भवन के बारे में वास्तु के प्रावधान सेम नहीं हैं। ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ऐसी नॉलेज चाहने वाले अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।